अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद और इससे होने वाली हलाकतों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। इस वबा के दौरान जहां मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी बंद हैं, वहीं पे पार्लिमान भी एक तवील अरसे से गैर फ़ाल है। हुकूमत की ये तजवीज़ है कि रूल्स में तरामीम करके कौमी असम्बली का और सैनेट का इजलास वर्चुअल मुनक्किद कर लिया जाए, लेकिन अपोजिशन को इस पर एतराज़ है और उसका ये मुतालबा है कि अरकान की जिस्मानी मौजूदगी मुमकिन बनाकर कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास मुनक्किद किए जाएँ। आज हम इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुआविन ख़ुसूसी भी हैं वज़ीर आज़म के जनाब अली नवाज़ अवान साहब, और अपोजिशन से मुस्लिम लीग नून की तर्जमान नुमाइंदगी करेंगी मरीम औरंगज़ेब साहबा, जो साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। मरीम औरंगज़ेब साहबा से शुरू करते हैं कि क्या वजह है कि अगर कौमी असम्बली का इजलास जो है हुकूमत ये चाह रही है कि वर्चुअल उसको मुनक्किद कर लिया जाए, तो आप लोगों को इस पर इतना एतराज़ क्यों है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इशू है जो आपने आज उठाया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर पे बिलीव उसमें बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें 3 पिलर्स ऑफ स्टेट जिसमें पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। अब ये जो कोरोना है ये गैर मामूली हालात हैं और इसके अंदर आपने देखा है कि कंस्ट्रेंट्स के साथ एक मैनेज तरीके से जुडिशरी भी काम कर रही है और एग्जीक्यूटिव भी काम कर रहा है, ये आप सबको मालूम भी है। और लेकिन पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त बिल्कुल खामोश है, जो असल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल है, जो एग्जीक्यूटिव के ऊपर अकाउंटेबिलिटी है, और जो अकाउंटेबिलिटी इस वक्त ज़रूरी है क्योंकि इस वबा के अंदर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट फॉरेन फंडिंग्स आ रही हैं। रिलीफ की बात है, जो टाइगर 4 कॉन्स्टिट्यूट हुई हुई है, फिर उसमें बिलियंस ऑफ एड है। फिर आपने देखा कि हालिया जो अभी कैबिनेट हुई उसके अंदर फ़ॉरेन जो एड है उसकी कमी के बारे में बात हो रही है, IMF के प्रोग्राम की रिवीजन की बात हो रही है, NDMA के ऊपर अकाउंटेबिलिटी है कि जो रिलीफ इस वक्त है वो पहुंच रहा है लोगों तक कि नहीं पहुंच रहा। और अगर आप ये भी देखें कि आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 पार्लियामेंट के इजलास के ऊपर वाज़िया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बयान करता है कि फ़िज़िकल प्रेजेंस, टाइम और प्लेस जब समन करता है प्रेसिडेंट तो उसकी बतानी ज़रूरी है। अब अगर उसमें अमेंडमेंट करनी है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो प्रोसीजरल डिले हैं वो नहीं हो सकते, इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हैं, इसमें लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंस है, और इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। आपने देखा कि 18 माह और 2 साल से पार्लियामान को अमली तौर पर ताला लगा हुआ है, लेकिन इसके ज़रिए एक ऐसी रवायत रखी जाएगी जो बिल्कुल आने वाले वक्त के लिए कभी भी चाहेंगे तो इस तरह का स्टेप लेंगे और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन मरियम, ये रूल्स में तरामीम इसीलिए की जा रही हैं कि ताकि वो गुंजाइश निकाली जाए, और दूसरा आप नहीं समझती कि आप इतने ज़्यादा लोगों की जानों को स्टेक पे लगाएंगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो 340-42 मेंबरान हैं, फिर उनके साथ जो स्टाफ है वो आता है, उनके हल्के के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, तो कैसे फिर ये सेफ्टी मुमकिन हो सकेगी? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको कहा अरशद भाई कि रूल, पहली बात तो मैं वाज़िया कर दूं कि रूल के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए भी आपको इजलास बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अमेंडमेंट जो है रूल के अंदर उसके लिए आपको इजलास बुलाना पड़ता है और वहाँ अमेंडमेंट होती है। दूसरे तरीके से अगर आपने अमेंडमेंट करनी है तो वो आप बाईपास करेंगे पार्लियामेंट को, जो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए 18 माह से हम देख रहे हैं एक रवायत चली आ रही है। लेकिन मैं सिर्फ ये भी बताऊँ कि 450 कैपेसिटी मेंबर्स की है, और उसके अलावा अगर आप गैलरीज़ जो हैं, मीडिया की गैलरी है, दूसरी गैलरीज़ को अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो 800-850 कैपेसिटी बनती है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बड़े आराम से मेंबर्स जो हैं वो आ सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर जो लीगल एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने आर्टिकल 55 और 54 को अमेंड करना है तो इसमें ये आम रूल्स की अमेंडमेंट नहीं होगी। अगर आप करेंगे तो वो आप पार्लियामान और लीगल पूरे सिस्टम को बाईपास करके करेंगे, जो अच्छी रवायत नहीं है। तो अवान साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे मरीम साहबा कह रही हैं, तो क्या आप रूल्स में चूंकि अमेंडमेंट ऐसे कर नहीं सकते, तो फिर किस तरह मुमकिन होगा कि आप एक वर्चुअल सेशन जो है वो मुनक्किद कर सकें? देखिए, ये एक इस सिनेरियो को समझने की जरूरत है। ये सिनेरियो कोई आम सिनेरियो तो है नहीं, पूरी दुनिया इसके अंदर अब आजकल फंसी हुई है। अमेरिका से लेके अब चलें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट इस तरफ ले लें, अफ्रीका से ले लें, ऊपर चले लें, एवरीबॉडी इज लाइक ये जो कोरोना वायरस की जो वबा आई हुई है, और ऐसे काम हो रहे हैं जो पहले दुनिया में कभी नहीं हुए। पर मैं मरियम की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वैसे अगर अगर ये जो अगर इस हद तक अगर ये बात कर रही हैं कि इजलास होना चाहिए, बाय पर्सन होना चाहिए, SOPs तय होने चाहिए और SOPs को फॉलो करना चाहिए। 350 लोग हैं, तो 1500 का स्टाफ है कौमी असेंबली का, 350 जो लोग हैं उनके साथ अलाइड लोग होंगे, कोई रात 3-4 हजार लोग होंगे, उनके कोई SOPs तय किए जाने चाहिए और हो जाना चाहिए। पर न्यू लीग का मसला ये है कि ये हमेशा कंफ्यूज पॉलिटिक्स करती है।
एक तरफ ये कहते हैं कि जो मसाजिद है उसके अंदर आप एसओपीज के तहत नमाज नहीं करा सकते। एक तरफ आप ये कहते हैं एसओपीज के तहत आपको फैक्ट्रीज नहीं खोलनी चाहिए। एक तरफ आप ये कहते हैं एसओपीज के तहत आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं खोलनी चाहिए, पर दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का इजलास होना चाहिए। बात समझने की जरूरत है कि नून लीग हमेशा गैलरी प्ले करती है, चाहे वो वॉर ऑन टेरर हो, चाहे आप देख लें जब ये मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए थे, इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना। लेकिन ये हमारी बहस जो है वो अवान साहब दूसरी तरफ चली जाएगी, हम इसको अगर यहीं तक महदूद रखते हैं। अवान साहब, जब आप खुद ये तस्लीम करते हैं एक तरफ के एसओपीज जो हैं वो तय करने के बाद पार्लियामेंट का फिजिकल प्रेजेंस के साथ इजलास मुनक्किद किया जा सकता है, तो फिर इसमें हर्ज क्या है? इसको इतना इशू बनाने की क्या ज़रूरत है? आप पार्लियामेंट को काम करने दें। अभी आप नैब ऑर्डिनेंसेस 3 और ऐसे हैं जिनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, वो आपकी ज़रूरत है, और कानून साजी होनी है। तो आप इस तरह अगर एक दूसरे को ब्लेम करेंगे तो फिर तो पार्लियामेंट जो है वो फाल नहीं हो सकेगी। भाई ब्लेम क्या कर रहे हैं? एक स्पीकर के तहत पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है, उसने ये फैसला करना है। आप राय पूछ रहे हैं और उसके अंदर फैसले हो भी रहे हैं। जैसे असद उमर साहब के नीचे एक कमेटी बनी हुई, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसे वजीर आजम हेड करते हैं, उसकी एक सब कमेटी है जिसे असद उमर हेड करते हैं, जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर के चीफ मिनिस्टर्स हैं, आपकी बाकी लोग उसके अंदर, सेक्रेटरी, सारी हायर ब्यूरोक्रेसी बैठती है, फैसले होते हैं। 18वीं तरमीम के तहत डिवॉल्व हो चुके हैं सब्जेक्ट, उसके बावजूद कहीं कंसेंसस होता है, कहीं नहीं होता। बात असूल की होती है। असूल ये है कि अगर हुकूमत ने एक फैसला किया है कि आपने इंडस्ट्रीज को खोलना है, हमने ये फैसला किया है कि हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हम अंडर डेवलप कंट्री हैं, हमारे जो मसाइल हैं वो बाकी डेवलप नेशंस वाले नहीं हैं, उसी एसओपीज के तहत अगर हम मसाजिद को अलाउ कर रहे हैं, उसी एसओपीज के तहत इंडस्ट्रीज को अलाउ कर रहे हैं, तो उसी तरह के एसओपीज बना के हमें पार्लियामेंट का इजलास भी बुला लेना चाहिए। उसमें तो कोई वो नहीं है। पर मसला वहां आता है जब आप एक तरफ कहते हैं कि आपको कोरोना का बहुत डर है, कोरोना की वजह से बहुत तबाही मची हुई है, वो हम भी एडमिट करते हैं, और हम वो कहते हैं कि आप बाकी चीजें सारी बंद रहने दें और सिर्फ पार्लियामेंट को खोल दें, तो ये एक मजाक खेज बात लगी। जी, तो मरियम साहबा, ये जो बात कर रहे हैं अवान साहब, इसमें आप वाकई कंफ्यूज नज़र नहीं आते जब एक तरफ अपोजिशन लीडर जो हैं वो कहते हैं कि नैब में पेश नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें ख़तरा है कोरोना का, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि 300 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे किए जाएं? देखिए, सबसे पहले तो अरशद भाई, मैं आज बिल्कुल किसी सियासी गुफ्तगू में बहुत अच्छी कर सकती हूँ और ये आपको मालूम है, लेकिन मैं नहीं करना चाहूँगी। बात सिर्फ इतनी है कि हुकूमत जो है वो डिसाइड नहीं कर सकती कि पार्लियामान का इजलास कैसे बुलाना है। ये पार्लियामान ही डिसाइड करेगी, और स्पीकर असद कैसर साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है अभी तक। जितनी कंसल्टेशन जो उनकी पार्लियामेंट के इजलास तक की कंसल्टेशन है, जो बाकी पार्लियामेंट्री कमेटी हैं वहाँ अदम मौजूदगी रही, प्राइम मिनिस्टर की भी, जब अपोजिशन लीडर भी मौजूद थे, बिलावल साहब भी मौजूद थे, तो मैं उस बहस में नहीं जाऊँगी। और कन्फ्यूजन, आप लॉकडाउन, कोई कन्फ्यूजन अपोजिशन के दिमाग में ना थी ना है। लॉकडाउन कन्फ्यूज से मुल्क को जितना नुकसान पहुंचा कि एक तरफ पंजाब, एक तरफ वफाक, सिंध, बलूचिस्तान और केपीके में लॉकडाउन हो चुका था और वज़ीर आज़म लॉकडाउन के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। जो कन्फ्यूज लॉकडाउन है उसने जितना माशी नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, और वो इस तरह कि आपने लॉकडाउन के साथ कोई भी मजबूत और मरबूत इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाई। आपने रिलीफ के लिए जब लोगों को देना था तो आपने लोकल बॉडीज़ को इस्तेमाल नहीं किया, आपने एक टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। उसके बाद आपने जो डॉक्टर्स की हिफाजती किट है ये नहीं कर सकते, और कि आप छोटे ताजरों को नुकसान पहुंचाएं, बड़ी सनतों को आप खोल दें। और एक सूबे में मैं आ रही हूँ, मैं आपके सवाल पे भी आ रही हूँ कि आप बाकी सनतों को छोड़ दें और आप एक सनत को खोल दें, तो उससे प्रेशर पड़ता है बाकी सनतों के ऊपर, बाकी प्रोविंसेस के ऊपर। और जहाँ तक बात रही पार्लियामान के इजलास की, तो जैसे मैंने पहले कहा कि एक तो मैनेजमेंट इशू है कि आप अगर उसको सॉल्व कर दें, सही तरह मैनेज कर दें। मैंने अयाज सादिक साहब की सरबराही में IT पूरे डिपार्टमेंट में 5 साल पार्लियामेंट में काम किया। उनकी ना कैपेसिटी है, ना वहाँ इक्विपमेंट है, माना टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड है पार्लियामेंट इस तरह। तो ये प्रोसीजरल डिले जो होंगे, ये बजट सेशन आने वाला है, और जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। और कन्फ्यूजन हमारे एंड पे नहीं है, कन्फ्यूजन इन लोगों के एंड पे है कि लॉकडाउन करना है कि नहीं डरना। और मैं एक दफ़ा दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि आप सनत को, आप इंडस्ट्री को पार्लियामान के साथ नहीं मिला सकते। पार्लियामान का ताला खोलना होगा, ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप ये कानून साजी नहीं कर सकते। पार्लियामान
के ऊपर इस वक्त एग्जीक्यूटिव की पार्लियामान की एग्जीक्यूटिव के ऊपर अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। इस वक्त खाली कोरोना नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई पाकिस्तान की आवाम, दिहाड़ीदार मजदूर, उसका रोजगार जुड़ा है, जो रिलीफ गवर्नमेंट को पहुंचाना है वो किस तरह पहुंच रहा है, इसके लिए आवाम जो है वो अवामी और फिर अवामी नुमाइंदगी। और आपने एक आखिरी बात कि आपने लास्ट ईयर जो लोकल गवर्नमेंट का है उसको भी ताला लगाया हुआ है, और इसके साथ साथ अगर आप पार्लियामान को भी ताला लगाएंगे तो पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ किस फोरम के ऊपर उठाई जाएगी? जी, हम इस पे अली नवाज अवान साहब से जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। तो अवान साहब, आप देख रहे हैं कि आगे अब बजट भी आने वाला है, तो हम देखते हैं कि जो रूल्स हैं उसमें भी गुंजाइश मौजूद नहीं है, और जो डिजिटल वहाँ पे इस वक्त स्ट्रक्चर है वो भी अलाउ नहीं करता, ना वो सपोर्ट कर रहा है इस वक्त के आप लोग जो हैं वो बजट भी इस तरह वर्चुअल सेशन मुनक्किद करके उसको मंजूर करा पाएँ। इवन जो डिजिटल स्क्रीन्स लगी हुई हैं वहाँ पे कौमी असम्बली के हाल में, वो आज तक अभी यूज़ नहीं हुई। तो कैसे क्या आपके जहन में है कि किस तरह आप जो है वो सालाना बजट मंजूर करा पाएंगे कौमी असम्बली का इजलास फिजिकल मुनक्किद कराए बगैर? देखें, ये फिर वो चीजें जिस पर पूरी दुनिया जिस चीज में फंसी हुई है उसमें आप आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, डे बेसिस पे नई हिकमत विजडम के तहत एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। कभी स्ट्रेटजी अच्छी बनती है, कभी गलत बनती है, ये दुनिया में पहली दफा हो रहा है। अब ये जिसने बात करी थी लोकल गवर्नमेंट की, जो हाल लोकल गवर्नमेंट का नून लीग ने किया था वो आपके सामने। मैं लोकल गवर्नमेंट से आया, आप वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं, और जो जमहूरियत की खूबसूरती है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, नो डाउट अबाउट। पर इंग्लैंड के अंदर 2.5 लाख रजाकारों को हायर किया गया है, और उसी तर्ज के ऊपर पाकिस्तान में भी आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन बिजी है कोरोना को डील करने के लिए। अगर उससे भी ज्यादा आगे ये प्रलॉन्ग करता है तो उसके अंदर जो नई स्ट्रेटजी में उसके घर तक राशन पहुंचाने के लिए, पैगाम पहुंचाने के लिए, वो उनको अगर उनके कोई मसाइल हैं वो उनको कहीं से कहीं ले जाने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको लोगों की जरूरत है, जो जिसके लिए ये। अच्छा अवान साहब, हम देखते हैं कि इसमें जो आप मौजूदा हालात की और दुनिया भर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम अब मौजूदा हालात में कोरोना के दौरान देखें तो इस वक्त नॉर्वे और स्वीडन में ये प्रैक्टिस की जा रही है कि वो 1/3 जो अफराद हैं वो हर सियासी जमात से लिए जाते हैं। तो क्या इस तरह की किसी प्रपोजल जो है वो उसको कंसीडर किया जा सकता है? कमेटी बैठी हुई है, स्पीकर उसको हेड कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजों के, बहुत सारी ऑप्शंस के बारे में सोचा जा रहा है, और किसी ना किसी चीज पे इंशाल्लाह ताला वो इत्तेफाक राय हो जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इट्स नॉट अ बिग थिंग। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे तो अपना पर्सनल राय में इजलास होना चाहिए। अगर हर चीज की SOPs बन रही हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बन रहे हैं, तो व्हाई नॉट पार्लियामेंट के लिए भी बनना चाहिए? क्योंकि देखिए, नोबडी नोज कितना अरसे तक कोरोना चलना है, दुनिया ने कोरोना के साथ जिंदा रहना है। तो आपने नई स्ट्रेटेजीज बनानी है, नई हिकमत अमली बनानी है, जिसमें विजडम हो, जिसमें हिकमत हो, और उसको लेके हमने आगे चलो। जी बिल्कुल, इस पे तो ये किस्सा ही ख़त्म हो जाता है अगर अली नवाज अवान साहब जो हैं वो भी हामी हैं कि आप फिज़िकल प्रेजेंस के साथ इजलास मुनक्किद कर लिया जाए। लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहबा, एक तरफ हम देखते हैं कि अगर स्पीकर की जो तरफ से कमेटी कायम की गई सैयद फ़खर इमाम साहब की सरबराही में, उसमें आपके लोग उसमें शामिल होते हैं, लेकिन अभी वो इजलास चल रहा होता है, उसका कोई आउटकम बाहर नहीं आता, तो आप दूसरी तरफ डेपोजिशन जमा करा देती है अपोजिशन, जिसमें मुस्लिम लीग नून और JUI फे की तरफ से कि जो इजलास तलब किया जाए। तो ज़रूरी नहीं था कि आप थोड़ा वेट कर लेते कि अगर फैसला कर लेती वो कमेटी तो उसके बाद आप रेकुलेट करते इजलास? देखिए अरशद भाई, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और जिसमें हुकूमत भी मैं समझती हूँ कि जहाँ हमारा उनके साथ एक आर्ग्यूमेंट है कि कौन सा फ़ैसला किस वक्त करना है, यहाँ इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले कहा कि बड़े गैर मामूली हालात हैं और इसके अंदर कमेटियाँ बैठी हैं, कमेटियाँ डिस्कशंस कर रही हैं। अब ये कोई टाइम बाउंड कमेटी होनी चाहिए, और जो हमने रिक्विजिशन की है, बिल्कुल अपोजिशन का वो आइनी हक़ है, ये एक रूल्स का तरीका है पार्लियामान का, और हमने रिक्विजिशन इसलिए किया है क्योंकि ताख़ीर हो रही है कि सेशन बुलाने में। मेरा अगर पर्सनल व्यू और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो कहा है लिया जाए तो कल इजलास बुला लेना चाहिए। ये मैनेजमेंट इशू है, जैसे मैंने पहले कहा कि आप एक SOP तय करें। आप इंडस्ट्री के लिए भी तो SOP गवर्नमेंट बना रही है, जैसे जिन्होंने अभी जिस तरह उन्होंने कहा, और उसके अंदर भी क्या कन्फ्यूजन है मैं उसमें भी नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने सियासत नहीं करनी, लेकिन पार्लियामान का ताला खोलना चाहिए। पार्लियामान के अंदर तमाम कानून साजी के ज़रिए जो कोरोना से निमटने की कोरोना की वबा से निमटने के जितने तरीके हैं वो पार्लियामान और पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ के साथ होना चाहिए। और मैं एक बार दोबारा कहूँगी कि इस वक्त कमेटियां बनाने का, इस वक्त ये जो इस तरह की डिलेज़ हैं उसका फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम आपकी तरफ देख रही है, अपने नुमाइंदों की तरफ देख रही है, और अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तमाम वो काम कर सकता है उन्हीं SOPs और कंस्ट्रेंट्स के साथ, तो पार्लियामान भी कर सकती बिल्कुल कर सकती है। ये जो अगर रूल्स में गुंजाइश मौजूद नहीं थी, तो लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर
कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी हैं उनके इजलास मुनक्किद हो रहे हैं, तो उनके भी रूल्स में गुंजाइश नहीं है। तो क्या ये तमाम होने वाले जो वीडियो लिंक के जरिए इजलास हैं ये फिर इल्लीगल हैं? जी बिल्कुल, अभी आपने देखा कि कल स्टैंडिंग कमेटी ऑन इन्फॉर्मेशन का इजलास था, जावेद लतीफ़ साहब की चेयर वो कर रहे थे उसको, बिल्कुल फिजिकल इजलास था और उसके अंदर जो कुछ हजरात नहीं ट्रैवल कर सकते सिंध और बलूचिस्तान से, वो लोग जो थे वो स्काइप के ऊपर मौजूद थे, लेकिन कोरम फिजिकल मौजूद था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और वो इजलास हुआ। तो जो चीज़ रूल में नहीं है, जो चीज़ आइन इजाज़त नहीं देता, वो तमाम गैर कानूनी है, और इन तमाम तरामीम के लिए भी आपको पार्लियामान, सेनेट और नेशनल असम्बली का इजलास बुलाना पड़ेगा, और इससे आप राह फरार हासिल नहीं कर सकते। तो अली नवाज अवान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त तक अभी हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो 58 दिन जो हैं वो अभी बाकी हैं जो पार्लिमानी साल मुकम्मल करना है आइन के तहत कौमी असम्बली ने, तो कैसे मुमकिन बना पाएंगे आप कि सितंबर से पहले ये दिन भी पूरे हो जाएं? अगर ये गैर मामूली हालात हैं और गैर मामूली आपको फैसले करने हैं, और मेरा अपना पर्सनल राय में इस पे इत्तेफाक राय है कि जब हम सारी चीजें SOPs के तहत खोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम अंडर डेवलप्ड मुल्क हैं और हमारे जो इकोनॉमी के हालात हैं वो बेयर नहीं कर सकते, जो हमने स्टिमुलस पैकेज दिया है $8.5 अरब का, और हमें ये पता है कि अगर ये प्रोलॉन्ग करता है तो इकोनॉमी पे कितने बड़े डेंट पड़ेंगे। जिस माशरे में 25% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हो और 25% लोग ऐसे हों जो एक महीना अगर आप लॉकडाउन में चले जाएं तो वो लोग भी पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएंगे एक झटके में। तो इस हालात में हम एक गैर मामूली फैसले करने हैं, उस गैर मामूली फैसलों के लिए कमेटी बनाई गई है और इंशाल्लाह ताला वो उसके ऊपर अपनी राय देगी, अपना फैसला करेगी और उसके मुताबिक। लेकिन अमान साहब, आप गैर मामूली फैसले करने पे इतना टाइम लगाएंगे कि 26 फरवरी को पहला केस जो है वो रिपोर्ट हुआ और आज 2 माह गुजर चुके हैं और अभी तक आप ये डिसाइड नहीं कर सके, ना रूज में तरामीम हो सकी हैं, तो फिर ये गैर मामूली फैसले तो ना हुए और ना गैर मामूली आपको कोई नजर आ रहा है कि आपकी तरफ से उस तरह का रवैया है? आपको जो सारे गैर मामूली फैसले होते जो अब नजर आ रहे हैं कि पहली दफा कोरोना के पहले दुनिया में कहीं आया था क्या? दुनिया में इससे पहले इतनी बड़ी कहीं हलाकतें हुई थी क्या? इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी लोगों की हेल्थ है, इकोनॉमी है, उसमें आप ये गैर मामूली फैसले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और आप उसमें ये कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा फैसला है कि ये वर्चुअल होना चाहिए कि ये इन पर्सन होना चाहिए। फॉर गॉड सेक, लेट जो प्रायोरिटी वो प्रायोरिटी की तरह डील होनी चाहिए, और जब फैसले हो रहे हैं, गैर मामूली फैसले हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं, तो कब तक आपको तवक्को है कि आप ये गैर मामूली फैसला कर पाएंगे कि इजलास वर्चुअल होना चाहिए या फिजिकल प्रेजेंस के साथ होना चाहिए? पार्लियामानी कमेटी जो बनी वो फैसला करेगी इंशाल्लाह ताला। जी मरियम साहबा, आप क्या कहेंगी कि जैसे ये तो कह रहे हैं कि गैर मामूली हालात हैं, गैर मामूली फैसला, इसलिए थोड़ा उन्हें ताख़ीर भी हो रही है, लेकिन अब बजट भी सर पे है, तो आप लोग क्या मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातें हुकूमत की इस सिलसिले में मुआवनत करेंगी ताकि ये जो सालाना बजट है एक गैर मामूली वाक़या है ये इत्फाक़ राय के साथ मंजूर हो सके, या उसमें जो आप अपोजिशन इनपुट देना चाह रही है या देती है माजी की तरह वो इस तरह दे सकेगी? देखें, सबसे पहले तो अरशद भाई रवैये का आपने देखा होगा एक तसलसल है और अपोजिशन के रवैये का भी तसलसल आप देख रहे हैं। 18 माह में शहबाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा अपोजिशन लीडर में जब स्पीच की पार्लियामेंट में तो उन्होंने इकनॉमिक अलायंस की बात की और इकनॉमिक मिसाके मईशत की बात की, तो उस वक़्त भी आपने रवैया देखा। उसके बाद कोरोना, बिल्कुल सही कहा अभी भाई ने कि कोरोना के लिए गैर मामूली फ़ैसले होने चाहिए, लेकिन अभी तक हुकूमत का कोई गैर मामूली फ़ैसला नज़र नहीं आया। फरवरी के अंदर आपने बड़ा अच्छा कहा कि निशानदेही हुई और एक केस सामने आया, लेकिन 13 मार्च को वज़ीर आज़म ने उसका नोटिस लिया। 26 फरवरी को नहीं बल्कि दिसंबर में माशी पॉलिसी, रिलीफ पॉलिसी गवर्नमेंट की फ़ाइनल हो जानी चाहिए थी। इसलिए मैंने कहा कि ये डिले में मत जाएं, कौन सा फ़ैसला किस वक्त होना है, तरजीह वो होनी चाहिए। तो क्या जो बजट है उसकी तैयारी के हवाले से और उसमें अपना इनपुट देने के हवाले से अपोजिशन, चूँकि गैर मामूली हालात है कोरोना की वजह से, आप भी समझती हैं, तो क्या अपोजिशन जो है इस हवाले से तावन करेगी हुकूमत के साथ? देखिए, अपोजिशन तावन करेगी, लेकिन अपोजिशन के तावन को हासिल करने के लिए हुकूमत की जो तरजीह है और इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का रवैया मेरा नहीं ख्याल, कल भी जब वो टेलीथॉन कर रहे थे आपने देखा तो अपोजिशन के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और 55 करोड़ रुपया 4.5 घंटे में जमा करना, मेरे ख्याल में अगर खाली BRT पेशावर का ही वो दे दें जितना 100 अरब का पैसा है तो वो उनको ये टेलीथॉन करने की ज़रूरत नहीं थी। ये 18 माह की माशी बदहाली जो है वो कोरोना पे नहीं डाल सकते। जो वहाँ हुआ, हमने कहा इंटरेस्ट रेट कम कर दें, 6 महीने बाद आपने इंटरेस्ट रेट कम किया, मज़ीद होना चाहिए, लेकिन वो 6 महीने पहले हो जाता तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि आप ये गैर मामूली फ़ैसले वक्त पर लें, अगर ना लिए तो ताख़ीर हो जाएगी। और अपोजिशन लीडर जो हैं वो अगर ये इजलास बुलाया जाता है यहाँ पे तो उसमें शिरकत करेंगे?
बिल्कुल, आपने देखा है कि वो उन्हीं की उस पे बुलाया गया है और तमाम जमातों के साथ मुशावरत के साथ और जल्द से जल्द होना चाहिए, इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाज़रीन, आपने अहम गुफ्तगू सुनी, लेकिन पार्लिमान को फ़ाल बनाने के हवाले से अभी तक अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है, लेकिन देखना यह है कि क्या ये इख्तिलाफ़ राय इत्तेफ़ाक़ राय में तब्दील किया जा सकेगा। जियो पार्लियामेंट से अरशद वहीद चौधरी को प्रोडक्शन टीम साजिद तारिक और शब्बीर डार के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।